नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव हैं 2024 उनकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। निश्चित तौर पे किसी भी पार्टी के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है कि वो बढ़ चढ़ के जो दावे करे और मेहनत करे जिससे कि वो चुनाव जीत सके। लेकिन जो आपके दावे होते हैं उनको परखने के लिए देखना पड़ता है कि अभी तक पार्टी का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन क्या रहा। तो समाजवादी पार्टी ने 1996 से लोकसभा चुनाव लड़ना शुरू किया। 1996 में उसकी 16 सीटें थीं। उसके बाद 1998 का चुनाव हुआ जिसमें 20 सीटें जीती। 1999 का चुनाव हुआ जिसमें उन्होंने 26 सीटें जीती। उसके बाद 2004 का लोकसभा चुनाव आया। समाजवादी पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा, सबसे अहम चुनाव था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 35 सीटें जीती थी। तो 96 से लेके और 2004 तक जो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, जो ग्राफ रहा है, वो ऊपर चढ़ता रहा है। लेकिन 2004 के बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए उनमें समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। 2009 का जो चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी ने 23 सीटें जीती थी। उसके बाद 2014 में उन्होंने 5 सीटें जीती और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी 5 सीटें ही जीत पाई। उसमें भी समाजवादी पार्टी की 2 सीटों पे उपचुनाव हुआ जिनमें से वो दोनों सीटें वो हार गई। तो जो 5 सीटें जीती थी उनमें से सिर्फ 3 सीटें इस समय लोकसभा की हैं। जो 5 सीटें जीती थी उनमें से 2 आजमगढ़ और रामपुर ये समाजवादी पार्टी ने गंवा दी है। लिहाजा 5 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें बची हैं। यानी आज की स्थिति में अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा में 3 सीटें हैं। यानी 1996 से जो सफ़र शुरू हुआ, 2019 का चुनाव था, वहाँ पे आते आते और 2023 तक आते आते वो सबसे न्यूनतम स्तर पे पहुँच गया। और ये तो लोकसभा चुनाव की बात थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2012 के बाद जो भी चुनाव हुए लोकसभा के या उत्तर प्रदेश विधानसभा के, उनमें समाजवादी पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे ही गिरा है। 2012 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा बहुमत से जीतकर सरकार बनाई थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद उनके परिवार में झगड़े हुए और पार्टी का विघटन हुआ। वहाँ से फिर जो ढलान शुरू हुई समाजवादी पार्टी की वो अभी रुकी नहीं है। 2014 का लोकसभा चुनाव हारते हैं, उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव, फिर 2019 का लोकसभा, 2022 का विधानसभा। ये जो चुनाव हुए इनमें समाजवादी पार्टी की हार हुई। अब अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में 111 सीटें जीती, अगर उनको लोकसभा में कन्वर्ट करें तो भी ये सीटें 80 से काफ़ी कम होती हैं। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने जो चैलेंज लिया है वो मुश्किल है और उसको पूरा करने के लिए जिस शिद्दत के साथ मेहनत करनी है उसमें समाजवादी पार्टी कितना कर पाती है ये देखने वाली बात है। ये बात और है कि समाजवादी पार्टी ने अब ख़ास तौर पे जो उसके प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनको ये लगने लगा है कि 2012 के बाद समाजवादी पार्टी पर एक ठप्पा लगा यादव और मुस्लिम का, और उस ठप्पे ने जो दूसरे जातियों के नेता थे उनको अलग किया। लिहाजा वहाँ से समाजवादी पार्टी की ढलान शुरू हुई। 2004 में जब मुलायम सिंह सर्वे सर्वा होते थे समाजवादी पार्टी के, उस समय जो 35 लोकसभा की सीटें जीती थी उनमें सिर्फ कोई समीकरण नहीं था। दरअसल मुलायम सिंह यादव की अपनी एक खासियत थी, वो विभिन्न जातियों का एक अम्ब्रेला बनाकर पार्टी के साथ चलते थे।
लिहाजा जो सारे जातियां थीं और उनके नेता थे वो एकजुट रहते थे समाजवादी पार्टी के साथ, और ख़ास तौर पे मुलायम सिंह यादव के बाद। लेकिन मुलायम सिंह यादव के बाद जब ये कमान समाजवादी पार्टी के युवा अखिलेश यादव पर पहुंची तो वहाँ पे ये जो जाति अम्ब्रेला था ये बिखरना शुरू हो गया, और समाजवादी पार्टी MY यानी यादव और मुसलमान समीकरण पर ही जोर देने लगी। 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें मुस्लिम वोट बैंक का सबसे बड़ा मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में हुआ। इससे ये साफ था कि समाजवादी पार्टी के पास एक मजबूत वोट बैंक मुस्लिम वर्ग का है। लेकिन जब नगर निगम के चुनाव आते हैं वहाँ एक अलग साइन देखने को आता है। वो ये साइन है कि मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के अलावा भी विकल्प देखने लगा है। इसमें कांग्रेस है, इसमें बहुजन समाज पार्टी है, और इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी है। निकाय चुनाव में इन तीनों पार्टियों को भी मुस्लिम वोट मिला। जो जानकार लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि अब मुस्लिम वर्ग जो है वो समाजवादी पार्टी से अलग भी दूसरी पार्टियों की तरफ देखने लगा है। ख़ास तौर से लोकसभा चुनाव में अगर रुझान को देखें तो कांग्रेस की तरफ एक बड़ी संख्या में ये मतदाता जा सकता है। अब अगर मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से हट के कांग्रेस की तरफ या दूसरे दलों में जाता है तो समाजवादी पार्टी के लिए एक मुश्किल दौर है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी एक नया रास्ता चुन रही है कि वो 2014 की तरह, मुलायम सिंह यादव की तरह और जातियों को जोड़े। इस राह में तमाम कांटे हैं, उन कांटों को दूर करना अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है, और वो कैसे इनको दूर करते हैं ये देखने वाली बात होगी। हाल के दिनों में जो बहुत सारी सूचनाएं और जानकारियां मिल रही हैं उससे पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने जो वोट बैंक है अलग अलग जातियों का, उनको भी साधने की कोशिश कर रही है। इनमें सवर्ण भी है, इनमें बैकवर्ड भी है, इनमें दलित भी है और मुस्लिम भी है। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने अपने अम्ब्रेला को बड़ा करना शुरू किया है, और वो जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव लोगों को जोड़ के रखना चाहते थे उसी तरीके से अब अखिलेश यादव लोगों को जोड़ के रखना चाहते हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व और कट्टर हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, ये ऐसे शब्द भी अब इस्तेमाल होने लगे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अभी भी अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं जिन्होंने रामचरितमानस पर उंगली उठाई थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि निकाय चुनाव में बड़ी तादाद में जो सवर्ण था वो तो समाजवादी पार्टी से कटा, साथ ही साथ मुस्लिम जो वोट बैंक है उसने भी दूसरे दलों को देखना शुरू किया। और तो और जब संगोल की बात हुई तो भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि वहाँ पंडित थे, जबकि वो जो पुजारी थे वो तिलक लगाए जरूर थे लेकिन वो पंडित नहीं थे, वो पिछड़े वर्ग के थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो समाजवादी पार्टी में ये कह के आए थे कि वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवा देंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो लगातार ऐसे अपने बयानों से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे नेता हैं जो खुद चुनाव हारे और समाजवादी पार्टी को भी उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म पर बातचीत करते हैं, खुल के उसके कटाक्ष करते हैं और तमाम आरोप लगाते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी कितने भी नैमिषारण में सम्मेलन कर ले, गोला गोकर्णनाथ में कर ले, चित्रकूट में कर ले, उसका लाभ नहीं होगा। जब तक समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये मैसेज नहीं जाएगा कि समाजवादी पार्टी अब बदल रही है और उस तमाम जातियों, वर्ग और धर्म को लेकर आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के ऊपर जो मुस्लिम वोट बैंक का बिल्ला लगा था वो 1990 में अयोध्या में जब कार सेवा करने वालों पे गोलीकांड हुआ था तब से लगा था।
मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाने लगा था। इसके बाद भी मुलायम सिंह ने दूसरी जातियों और धर्म को भी अपने साथ जोड़ के रखा था। अखिलेश यादव पर ऐसे कोई आरोप नहीं है। उसके बाद भी अखिलेश यादव के साथ रहने वाले लोग जो ऐसी बयानबाजी करते हैं, उनसे समाजवादी पार्टी को नुकसान होता है। अगर समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में अपना बेहतर प्रदर्शन करना है, 35 सीटों के आसपास आना है या उससे ऊपर जाना है या 80 सीटें जीतनी है, तो इसके लिए इस तरीके के जो तत्व हैं समाजवादी पार्टी में, उनसे सावधान रहना होगा। क्योंकि जो फसल अखिलेश यादव अपनी मेहनत से बोएंगे, वो फसल ऐसे लोग चर जाएंगे। लिहाजा इनसे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। अखिलेश यादव को ये बात समझनी पड़ेगी कि जिन नेताओं के बयानों से नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको पार्टी में महत्व नहीं देना चाहिए, जिससे ये मैसेज जाए कि अगर गलत कोई बात करोगे किसी धर्म जाति को लेके, तो फिर पार्टी कड़ा एक्शन लेगी। अन्यथा रामचरितमानस पर जिस तरीके से शुरू से लेके और आखिरी तक अखिलेश यादव का ढुलमुल रवैया रहा, उससे पार्टी को नुकसान हुआ। अगर उसी समय स्वामी प्रसाद मौर्य को सबक सिखाया जाता तो शायद नगर निगम के जो चुनाव थे वहाँ पर इसका प्रभाव कम पड़ता और समाजवादी पार्टी के लिए एक बेहतर अवसर बन सकता था। समाजवादी पार्टी के लिए दूसरा बड़ा खतरा कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से है। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी भी खतरनाक ढंग से मुस्लिम वोट बैंकों को हासिल करती जा रही है। नगर निगम चुनाव में ये चीज़ें देखने को आईं। लोकसभा के चुनाव में अगर कांग्रेस बेहतर स्थिति में हुई तो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, और एक बार अगर मुस्लिम वोट बैंक हटा और उसके स्थान पर समाजवादी पार्टी कोई नया वोट बैंक नहीं जोड़ पाई, तो फिर पार्टी के लिए खराब हालत होगी और 80 लोकसभा की सीटें दूर की कौड़ी हो जाएंगी। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इन मुश्किलों को समझते हुए अखिलेश यादव फैसला लें और बड़बोले नेताओं से दूर रहें। तमाम लोग ऐसे हैं जो उनको खुश करने के लिए गलत सलाहें देते हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यही हालत थी। जनता अखिलेश यादव की पार्टी को जिताना चाहती थी, लेकिन उनके कुछ करीबी और सलाहकार ये कह चुके थे कि वो चुनाव जीत चुके हैं। लिहाजा जो मेहनत और सावधानी बरतनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी को, वो उसने नहीं बरती और परिणाम बदल गया। समाजवादी पार्टी इसमें सबसे अधिक वोट प्रतिशत हासिल किया, उसके बाद भी वो सरकार बनाने से कोसों दूर रही। कारण क्या था कि समाजवादी पार्टी के लोग गलत सलाह दे रहे थे और अखिलेश यादव उस पर चल रहे थे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जिस मेहनत शिद्दत के साथ चुनाव मैदान में हैं, उससे कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बेहतर कर सकती है। लेकिन इसके लिए भी बड़बोले नेताओं पे लगाम जरूरी है। साथ ही साथ अपने मुद्दों का चयन करना होगा। कर्नाटक में जिस तरीके से लोकल मुद्दों पे चुनाव हुआ, अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकल मुद्दों पे घेरा जा सका तो परिणाम अलग हो सकते हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारियां जोरदार हैं और 80 सीटें जीतने का दावा वो भी कर रही है। ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे कि कौन कितना खरा उतरता है और किसकी भैंस पानी में जाती है। शुक्रिया, धन्यवाद।